हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो याद करनी है। यानी कि हमारा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली है तो साइंस का चैप्टर, लेकिन इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उन्हें हमें याद करना है, ठीक है। यानी कि हमें ये जो चैप्टर है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 10th साइंस के अंदर जिस भी चैप्टर को जिस टेक्निक से पढ़ा जाना चाहिए हम उसी टेक्निक से पढ़ेंगे, ताकि हर एक चैप्टर को हम सुव्यवस्थित तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें, ठीक है। तो ये जो 14वां चैप्टर है ये पूरा का पूरा बुक रीडिंग पर बेस्ड चैप्टर है, यानी कि इसमें हमें बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं आपको बोर्ड पर जाकर के समझाऊं तो समझाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ समझने के लायक है ही नहीं। यहाँ पर आपको अलग अलग फसलें, अलग अलग जंतु दिए गए होंगे, उनके कुछ नाम, फसलों के कुछ नाम, जैसे फसलों के वैज्ञानिक नाम दिए गए होंगे, वो वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसकी पढ़ने की टेक्निक क्या होती है कि इसको बुक रीडिंग के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हमारे 2 चैप्टर थे, एक तो वैज्ञानिकों पर बेस्ड चैप्टर था, वो भी पूरा रीडिंग पर बेस्ड था, ठीक है, वो भी हमने कर लिया है। तो अब ये जो चैप्टर है ये भी पूरा का पूरा रीडिंग पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए फिर चैप्टर रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें साथ के साथ आपको ये भी पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि बुक लेकर के बैठिए साइंस की, और साथ में एक पेंसिल लेकर के बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, क्योंकि पूरा का पूरा याद करने के लिए ये चैप्टर आपको दिया गया है, तो इस चैप्टर की वीडियो कम से कम आप 3 से 4 बार देखें, और उसके बाद चैप्टर को दोहराएं भी कम से कम 3 से 4 बार, और एग्जाम से पहले भी आप कम से कम 2 बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, ताकि आपको जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आने के लायक हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। सो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, चैप्टर का नाम है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले है पादपों के आर्थिक महत्व। मानव जीवन यापन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि से संबंधित सभी सामान पौधों से प्राप्त होते हैं। कि मानव का जो जीवन यापन करते हैं हम मानव का, उसके लिए हमें जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये सभी सामान हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि भोजन, रेशे वस्त्र बनाने में, लकड़ी मकान बनाने में उपयोग में आती है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि जैसे अनाज है, दाल है, तेल है, चीनी है, ये सब भोजन बनाने के काम आते हैं, रेशे वस्त्र बनाने में, और लकड़ी मकान बनाने में उपयोग में आती है, ठीक है। संपूर्ण जैव मंडल में सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। ये भी चीज़ जो है एकदम सही है कि पूरा का पूरा जो जैव मंडल है उसमें सभी के सभी जो जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है, ठीक है। चाहे तो वो शाकाहारी है, चाहे तो वो मांसाहारी है। मांसाहारी किस पर डिपेंड करता है? दूसरे जानवरों पर, जो कि खुद शाकाहारी होते हैं। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी किस पर निर्भर करते हैं? पादपों पर। अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का महत्व सर्वोपरि है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो देखिएगा, आर्थिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण पादप और उनके जो उत्पाद हैं उनका अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? तो सिंपल सी बात है, वनस्पति का मतलब पादप और आर्थिक का मतलब उनका आर्थिक महत्व देखना है। तो ऐसी साइंस जिसके अंदर हम पादपों का आर्थिक महत्व जानते हैं उसे आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अब वर्ग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला वर्ग है खाद्य पादप, यानी ऐसे पादप जिनको हम खाने के रूप में यूज करते हैं। दूसरे औषधीय पादप, ऐसे पादप जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है। और तीसरे इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी पादप, यानी कि जो उद्योग धंधों से रिलेटेड है, ठीक है। सो चलिए, खाद्य पादप में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल आदि आ जाएंगे। औषधीय पादपों में जैसे अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गल, सफेद मूसली आदि आ जाएंगे। इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी पादप में सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट
जूट आदि आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि पादपों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कौन कौन से? खाद्य, औषधीय और इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी पादप। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, खाद्य संबंधी महत्व के पादप। अब हम खाद्य संबंधी जो महत्व के पादप हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल, इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा भोजन से ही तो प्राप्त होती है। खाद्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पादप इस प्रकार है। पहला कौन सा आता है? अनाज। तो अब अनाजों के बारे में पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का यह सबसे महत्वपूर्ण समूह है। अनाज खाद्य पदार्थों का एक सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल के सदस्य होते हैं। ये जो जितने भी अनाज होते हैं वो किस कुल के सदस्य होते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि अनाज जो है वो किस कुल के सदस्य होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये घास कुल, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ग्रेमिनी कुल के, या पोएसी जो है पोएसी कुल जो होती है उसके सदस्य होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जो है कुल के सदस्य होते हैं अनाज, तो आप कह देंगे या घास कुल के, या ग्रेमिनी कुल के, या फिर पोएसी कुल के सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप भी किसी कुल के सदस्य हैं, तो वैसे ही जितने भी अनाज है वो ग्रेमिनी कुल के, या घास कुल के, या फिर पोएसी कुल के सदस्य होते हैं। ये स्टार्च के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जितने भी अनाज हैं वो किसके स्रोत हैं? वो हमारे शरीर में किस चीज़ की पूर्ति करते हैं? स्टार्च की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। तो यहाँ पर श्वसन के जो आधारीय पदार्थ है वो कौन है? तो यहाँ पर आपको पता है कि स्टार्च जो है वो हमारे श्वसन का आधारीय पदार्थ है। हम श्वसन किस लिए करते हैं? ताकि हम ये जो स्टार्च है उसको पचा सकें। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पर जाकर यूज़ होती है। ठीक है, सो आप कह देंगे तो ये स्टार्च के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी अनाज महत्वपूर्ण स्रोत है स्टार्च का, जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। ठीक है, कुछ प्रयुक्त अनाज इस प्रकार है। कुछ अनाज जो हम उपयोग में लेते हैं, जो प्रयुक्त हैं, वो इस प्रकार से, जैसे सबसे पहले है गेहूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आपको 4-5 जो है पार्ट दे दिए जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, और वहाँ पर पादपों के जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर जितने भी पादप हम लिखेंगे, जितने भी पादप पढ़ेंगे, तो उनके वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले गेहूं। गेहूं का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है? गेहूं का। एक बार फिर से बोल दूं, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है, अब देखिएगा, गेहूं के बारे में पढ़ते हैं। इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है? सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती, सोनारा, ये जो है इसकी उत्तम किस्में हैं। ठीक है, किसकी? गेहूं की। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है? सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती, सोनारा आदि। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, दूसरा जो अनाज के अंतर्गत फसल आती है वो है चावल की। ठीक है, चावल का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ये नाम आपको जरूर याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये नाम ही आपको दिए जाएंगे। एक फसल दे दी जाएगी उसका वैज्ञानिक नाम, या फिर 4 फसलें दे दी, 4 वैज्ञानिक नाम दे दिए मैचिंग के लिए। ठीक है, सो वो आपको पता होने चाहिए कि किसका नाम क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, चावल की जो फसल है इसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है, यानी गर्मियों में उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? भारत के अंदर। भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है? वो तो आपको पता ही है, बासमती, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना, सोना आदि जो है इसकी क्या है? उन्नत किस्में। सबसे उन्नत किस्म कौन सी है? बासमती है। ठीक है, बासमती चावल आपने सुना ही होगा। उसके बाद तीसरी की बात करते हैं मक्का। मक्का जो है इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। क्या है? जिया मेज। ठीक है, इसे भी खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रत्न आदि है। ठीक है, तो ये 3 इसकी किस्में हो गई, विजय, दूसरा शक्ति, तीसरा रत्न आदि है। ठीक है,
अब देखिएगा चौथा हम पढ़ते हैं बाजरा के बारे में। बाजरा भी एक अनाज है। तो बाजरा के बारे में अगर पढ़ें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसिटम टाइफोइडस। पेनिसिटम टाइफोइडस, ये क्या है? बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसे खरीफ की फसल के रूप में भी उगाया जाता है, यानी इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण मोटा या गौण अनाज है। ये क्या है? महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, क्योंकि आपको पता है बाजरे को किस रूप में लिया जाता है? मोटे अनाज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटा या गौण अनाज आप बोल सकते हो, क्योंकि जो चना इत्यादि होते हैं इनको मोटा अनाज बोला जाता है, तो बाजरा मोटे अनाज के अंदर आता है। अब देखिएगा सबसे पहले जो अनाज की शुरुआत की थी हमने, तो अनाज तो कंप्लीट हो गया है। अनाज के अंदर हमने 4 प्रकार के जो फसल है उनके बारे में बात की। पहले गेहूं के बारे में, दूसरा चावल के बारे में, तीसरा मक्का के बारे में, चौथा बाजरा के बारे में। इनके बारे में कौन सी रबी की फसल थी, तो आपने देख लिया कि केवल गेहूं रबी की फसल थी, बाकी जो तीनों थी वो तीनों की तीनों खरीफ की फसल थी। ठीक है, चावल में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था। अब नेक्स्ट बात करते हैं दालों की। हालांकि हमारा खाद्य पादप ही चल रहे हैं। खाद्य पादप में सबसे पहले हमने अनाज पढ़ लिया हमने, उसके बाद दालें पढ़नी है, तेल पढ़ने हैं, मसाले पढ़ने हैं, पेय पदार्थ पढ़ने हैं, सब्जियां पढ़नी है, फल पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारे पढ़ते जा रहे हैं। तो दालों के अंदर दालें पढ़े तो ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। जो देखिएगा यहाँ पर कुल भी आपको पता होनी चाहिए कि इनकी जो कुल है वो कौन सी है। तो इनकी जो कुल है वो है लेग्यूमिनोसी। कौन सी कुल है? लेग्यूमिनोसी कुल की होती हैं। तो दालें किस कुल की होती हैं? लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। कुछ प्रमुख दालें इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले चना। चना जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइसर एराइटिनम। क्या है? साइसर एराइटिनम। ठीक है, यह रबी की फसल है। इसके उत्पादन की दृष्टि में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। तो चना जो है इसके उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है। इसे दालों का राजा भी कहते हैं। दालों का राजा किसको कहते हैं? चना को कहते हैं, चने को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आपको पता चल गई। आपको पता था कि अनाज किस कुल का पौधा है। अनाज जो पहले पढ़ा था वो घास कुल का, ग्रेमिनी कुल का पौधा है। वैसे ही दालें जो है, दालें कौन सी कुल की है? दालें लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। दालों के अंदर पहला चना पढ़ लिया, जो कि क्या है? दालों का राजा है। उसके बाद दूसरा अगर पढ़े अरहर। अरहर जो है आपके सामने पिक्चर भी है इसकी। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैजिनस केजन। क्या है? कैजिनस केजन इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए मूंगफली, तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया। क्या है? एरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको जिस में हम नंबर 1 पर है वो याद रखने। पहले हम अनाज के अंदर चावल में नंबर 1 थे। दूसरा दालों के अंदर हम दालों का जो राजा है विश्व में नंबर 1 पर थे चने के अंदर। और तीसरा हम मूंगफली उत्पादन में भी भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दालों के अंदर देखा जाए तो सोयाबीन। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है वो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तेल उत्पादक पौधे। तो तेल उत्पादक पौधों के अंदर देखिए कि तेल वास्तविकता में क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। तेल क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने होते हैं। तो ये क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो किस किस से बना होता है? हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि से बने होते हैं। अब हम देखते हैं तेल के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है खाने योग्य तेल। खाने योग्य तेल जैसे कि मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल और सूरजमुखी का तेल। ये जो इतने प्रकार के तेल हैं ये खाने के तेल हैं, यानी ये भोजन निर्माण में या भोजन के साथ लिए जा सकते हैं। दूसरा बात आती है अखाद्य तेल। अखाद्य तेल जिनको खाया नहीं जा सकता, जैसे कि अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, इनको खाया नहीं जाता है। ठीक है, और तीसरा प्रकार आता है सुगंधित तेल। सुगंधित तेल का मतलब होता है ऐसे जो हम सुगंध के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कपूर, चंदन, लौंग, खस का तेल आदि। ये जो है
क्या है, सुगंधित तेल है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण मसालों की। महत्वपूर्ण मसाले तो काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, जीरा, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि जो है किसके अंतर्गत आते हैं, महत्वपूर्ण मसालों के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हो इनके वैज्ञानिक नाम नहीं दिए गए हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखें पेय पदार्थ, पेय पदार्थों के रूप में कौन कौन उपयोग में आता है, तो देखिएगा चाय तथा कॉफी बहुतायत से उपयोग में लिए जाने वाले पेय पदार्थ है। चाय और कॉफी पेय पदार्थ के रूप में हम उपयोग करते हैं। अब देखिएगा चाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चाय का वैज्ञानिक नाम देखिए कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस जो है वो चाय का वैज्ञानिक नाम है। अब ये जो है कामेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से, तथा ये जो चाय है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। लेकिन अगर बात की जाए कॉफी की, और कॉफी का नाम क्या है, कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। कॉफी कहाँ से तैयार की जाती है, पौधे का जो भुना हुआ बीज होता है उससे तैयार की जाती है, यानी भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। तो चाय पत्तों से प्राप्त होती है, लेकिन कॉफी बीजों से प्राप्त होती है जो भुने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पेय पदार्थों की। अब बात करते हैं सब्जियों की। हालांकि अब तक खाद्य फसलें खत्म नहीं हुई है, खाद्य फसलें ही चल रही हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर सब्जियों की बात करें तो देखिएगा अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मनुष्य के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल आदि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये पादप के विभिन्न भागों जैसे मूल यानी कि जड़, स्तंभ, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त की जा सकती है। मूल यानी कि जड़, स्तंभ यानी कि तना, पर्ण यानी कि इनके जो पत्ते हैं, पुष्प यानी कि इनके जो फूल हैं, फल ये आपको पता है, बीज भी आपको पता है, आदि से प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां और उनके वैज्ञानिक नाम इस प्रकार हैं। तो अब कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां और उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में बढ़ते हैं, और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ये पौधे के कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले उन सब्जियों की बात करते हैं जो पौधों की जड़ों के रूप में होती हैं। ठीक है, सो जड़ों से प्राप्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, ये जो इतने जो सब्जियां हैं वो बेसिकली किससे प्राप्त होती हैं, जड़ों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा गाजर का जो अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो गाजर का वैज्ञानिक नाम है डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा गाजर का वैज्ञानिक नाम है। मूली का अगर देखा जाए, मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेफिनस सेटाइवस। रेफिनस सेटाइवस, ये नाम आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग तो जरूर लगेंगे क्योंकि वैज्ञानिक नाम है, तो आपको याद तो ऐसे के ऐसे ही करने पड़ेंगे। रेफिनस सेटाइवस मूली का जो है वैज्ञानिक नाम है। ऐसे ही थर्ड अगर देखा जाए शलजम, तो शलजम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा। ठीक है, शकरकंद का जो नाम है वो है आइपोमिया बटाटास। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आइपोमिया बटाटास। ठीक है, ये किसका नाम है, शकरकंद का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर आप 4 से 5 बार जब इसकी वीडियो देखेंगे तो ये नाम आपको याद रहने लग जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जब हम रिवीजन टाइम में चलेंगे तो आपको बहुत 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 जो इंपॉर्टेंट होंगे वो चुन करके बता दिए जाएंगे, जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस ज़्यादा होंगे तो उन पर आपको खास ध्यान देना है, लेकिन पढ़ने तो आपको सारे ही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्तंभ के रूप में, यानी ऐसे सब्जियां जो हमें पौधों के तने के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आलू है, अरबी है। ठीक है, तो ये हमें स्तंभ के रूप में प्राप्त होती है। जैसे आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, देखिएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। ऐसे ही अगर अरबी का नाम वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। ध्यान से सुनिएगा कि कोलोकेसिया एस्कुलेंटा जो है वो अरबी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये जो है स्तंभ के रूप में प्राप्त होने वाले जो है सब्जियां हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसी सब्जियां जो पर्ण के रूप में यानी पत्तियों के रूप में प्राप्त होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि। अब पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। देखिएगा, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया जो है वो
पालक का वैज्ञानिक नाम है। ऐसे अगर नेक्स्ट देखा जाए मेथी का, तो मेथी का वैज्ञानिक नाम देखिएगा ट्राइगोनेला फोइन मग्रिकम। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीपकम। आप इसको जो है दो दो टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं अगर आपको बोलने में और याद करने में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं बथुआ की। तो बथुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम जो है वो बथुआ का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्प क्रम से प्राप्त, यानी कि जो पुष्प के रूप में होती हैं। तो आपको पता है कि फूल गोभी जो है वो फूल इसीलिए लगा है क्योंकि वो पुष्प यानी कि फूल के रूप में होती है पौधे के, तो फूल गोभी। अब फूल गोभी का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो वो क्या होगा, ब्रेसिका। अब ध्यान से सुनिएगा इसका नाम, ब्रेसिका ओलेसरेसिया। देखिएगा, ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म। अब जो उसकी किस्म है वो कौन सी है, किस्म जो है वो है बोट्राइटस। ध्यान से सुनिएगा, बोट्राइटस, ठीक है। इसकी किस्म जो है वो कौन सी है, बोट्राइटिस, ठीक है। अब बात करते हैं फल से प्राप्त, यानी कि जो फल के रूप में प्राप्त होती हैं। तो फल के रूप में प्राप्त होती है टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली इत्यादि, ठीक है। अब इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। तो अगर टमाटर का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकॉन। लाइकोपर्सिकॉन एल्कुलेंटम। देखिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा, लाइकोपर्सिकॉन एल्कुलेंटम, ये किसका नाम है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। अब अगर देखा जाए बैंगन, तो बैंगन का जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है, सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है। तो ये जो नाम है ये मेरे साथ आप अगर रिपीट करते जाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा ये याद रहेंगे। उसके बाद अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी का वैज्ञानिक नाम है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। ध्यान से सुनिएगा, एबलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। नेक्स्ट अगर ग्वारफली का नाम देखा जाए, ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम तो वो है, ध्यान से सुनिएगा, साइमोप्सिस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं बता दूं, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ठीक है। तो ये जो है इसका ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। हाँ, नाम थोड़े से हार्ड जरूर रहेंगे लेकिन याद आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा नाम पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर फलों की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, तो क्योंकि सब्जियां खत्म हो गई, खाद्य फसलें ही चल रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा, फलों के अंदर देखा जाए तो पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। पुष्प का जो अंडाशय होता है उसका जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, वो हालांकि आप जब पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, वहां पर जनन इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पुष्प के अंडाशय का जब निषेचन हो जाता है तो जो संरचना बनती है उसे फल कहते हैं। कुछ प्रमुख फसल इस प्रकार है, जैसे आम, केला, संतरा, अमरूद, पपीता, सीताफल इत्यादि। अब इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। और आपको खास ध्यान रखना है कि नामों के अंदर वैज्ञानिक नाम अगर देखे जाए तो फ्रूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी वैज्ञानिक नाम पढ़े उनमें फ्रूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके ये जो फ्रूट्स हम पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, आम जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा अगर देखा जाए केले, केले का जो नाम है वो क्या है, म्यूजा पैराडीसिएका। ध्यान से सुनिएगा, म्यूजा पैराडीसिएका। ध्यान से सुनिएगा, म्यूजा पैराडीसिएका, ये जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, केले का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखें संतरा, तो संतरे का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए अमरूद, तो अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीडियम गुआजावा। गुआवा कहते हैं तो वैसे ही आप याद कर सकते हैं, सीडियम गुआजावा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पपीता देखा जाए तो पपीते का वैज्ञानिक नाम है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया, ठीक है। और सीताफल का अगर नाम देखा जाए तो वो है एनोना। अब देखिएगा, यहाँ पर आधा से और आधा क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एनोना सक्वेमोसा।
सक्वेमोसा, ठीक है, क्योंकि ये स भी आधा है और ख भी आधा है, ठीक है। सो आपको एक साथ बोलना है सक्वेमोसा, ठीक है। सो एनोना सक्वेमोसा, ठीक है, ये सीताफल का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये हमारे अब तक के जो खाद्य पादप थे वो पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं औषधीय पादपों की। तो औषधीय पादपों के अंदर पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि में औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, कई सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो औषधि के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ औषधीय पादप इस प्रकार से हैं। तो ऐसे पादप जो स्तंभ के रूप में प्राप्त होते हैं, जो पौधे का स्तंभ यानी कि तने के रूप में प्राप्त होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी, अदरक, लहसुन, गूगल, ठीक है, ये है। इनके वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, जो क्योंकि ये जो है इतने जो औषधीय पादप हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, पौधे के स्तंभ के रूप में होते हैं, यानी पौधे के तने के रूप में होते हैं, ठीक है। हल्दी क्या होता है, अपने पौधे का तना होता है। अदरक क्या होता है, अपने पौधे का तना होता है, ठीक है। तो चलिए, हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, ठीक है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कुरकुमा लौंगा। उसके बाद अदरक का अगर नाम देखा जाए तो अदरक का नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेल। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है जिंजीबर, क्योंकि आपको पता है कि इसको जिंजर भी कहते हैं अदरक को। तो जिंजीबर ऑफिसिनेल ये जो है इसका आप कह सकते हो कि वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। उसके बाद लहसुन का अगर देखा जाए तो लहसुन का है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, लहसुन का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सेटाइवम, ठीक है। नेक्स्ट अगर गूगल का देखा जाए, गूगल जो है तो उसका वैज्ञानिक नाम है कॉमीफोरा वाइटाई। क्या है, कॉमीफोरा वाइटाई। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए ऐसी औषधीय पादप जो मूल के रूप में यानी जड़ के रूप में प्राप्त होती हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्पगंधा। तो सर्पगंधा जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है रावल्फिया। ध्यान से सुनिएगा, रावल्फिया सर्पेंटाइना। देखिएगा, रावल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी के अंदर मूल से प्राप्त औषधीय पादपों में सफेद मूसली। तो सफेद मूसली जो है, सर्पगंधा का ऊपर चित्र भी आपको दिखाया गया है। तो सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम अगर आप देखेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम। देखिएगा, क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम, ठीक है, इनको एक साथ पढ़ना है आपने। नेक्स्ट अगर देखा जाए अश्वगंधा, अश्वगंधा भी हमें मूल के रूप में प्राप्त होती है यानी जड़ के रूप में प्राप्त होती है। तो ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है विथानिया। ध्यान से सुनिएगा, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अब ये जो है 3 हमने मूल से प्राप्त औषधीय पादप पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो छाल के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी पौधे की जो छाल होती है उसके रूप में। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया कुनैन और दूसरा हो गया अर्जुन। तो कुनैन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि कुनैन एक दवाई के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। तो कुनैन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। देखिएगा, इसका नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए अर्जुन, तो अर्जुन का वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब चौथा हम पढ़ते हैं ऐसी औषधीय पादप जो पर्ण से प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट हो जाएगा ग्वारपाथा यानी एलोवेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तुलसी, तो तुलसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ऑसिमम सेनेक्टम। ध्यान से सुनिएगा, ऑसिमम सेनेक्टम, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। थर्ड है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका। ध्यान से सुनिएगा, सेंटेला एशियाटिका, ये जो है पर्ण के रूप में या पर्ण से प्राप्त जो है औषधीय पादप है। अब देखते हैं फल के रूप में प्राप्त होने वाले। तो फल के रूप में जो प्राप्त होते हैं, जैसे सबसे पहले है अफीम। तो अफीम जो है इसका एक जो डायग्राम है वो भी आपको दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि चित्र है वो भी दिखाया गया उसके पौधे का। तो देखिएगा अफीम जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर
सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम जो है ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दूसरा है आंवला, तो आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। अब देखिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं निर्माण संबंधी महत्व के पादप, ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, झाड़ू, गद्दे आदि के निर्माण में पादप के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। रेशे व काष्ठ संबंधी कुछ उपयोगी पौधे इस प्रकार से हैं। तो आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे पौधे जो रेशे और काष्ठ से संबंधित है, ठीक है। सो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं रेशे उत्पादक पौधे, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। तो पादप के विभिन्न भागों जैसे तना, पर्ण, बीज, पर्ण यानी पत्तियां, ठीक है, तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्तियुक्त संरचना बनती है, जिससे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रेशे कहते हैं। तो एक बार दोबारा से सुन लीजिए, रेशे किसे कहते हैं, तो पादप के विभिन्न भाग जो होते हैं जैसे कई बार तना, पर्ण यानी कि पत्ते या फिर बीज आदि से मोटी भित्तियुक्त एक संरचना बनाई जाती है। एक संरचना जो है बनती है पादप के अंदर, ठीक है। तो उस पादप के जो भाग होते हैं, जो मोटी भित्ति वाली संरचना होती है, उसका उपयोग करके हम वस्त्र, बोरे, रस्सी इत्यादि बनाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, रेशे कहा जाता है, ठीक है। कुछ रेशे उत्पादक पादप इस प्रकार हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हो गया जूट, दूसरा हो गया कपास या रुई, तीसरा हो गया सनई और चौथा हो गया नारियल, ठीक है। तो ये पौधे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो रेशे उत्पादित करते हैं, ठीक है। अब इनके वैज्ञानिक नाम देख लीजिए। जूट जो पौधा है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोरकोरस कैप्सुलेरिस, ध्यान से सुनिएगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए कपास या रुई, तो कपास या रुई जो है इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। कपास या रुई जो है वो किसके हैं, गोपिसियम जातिया, गोपिसियम जातियां, ठीक है। थर्ड अगर देखा जाए सनई, तो सनई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रोटोलेरिया जुन्शिया, ध्यान से सुनिएगा, क्रोटोलेरिया जुन्शिया। और फोर्थ अगर देखा जाए नारियल, तो नारियल का वैज्ञानिक नाम है कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा, ठीक है। ये जो है इनके वैज्ञानिक नाम हो गए। अब ये तो हमने बात कर ली रेशे उत्पादक पौधों की। अब हम बात करते हैं इमारती काष्ठ, जिनको आप टिम्बर भी कहते हो। इमारती काष्ठ यानी इमारती लकड़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाते हैं, जैसे फर्नीचर इत्यादि बनाने के लिए। तो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र व आवास में इमारती काष्ठ का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काष्ठ या लकड़ी किसे कहते हैं, तो आप कैसे परिभाषित करोगे कि काष्ठ या लकड़ी किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि देखिएगा कि बहुवर्षीय द्विबीजपत्री, बहुवर्षीय यानी बहुत सालों तक जीने वाला, बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों से बनने वाले द्वितीयक जाइलम को, जो द्वितीयक जाइलम बनता है उसे क्या बोला जाता है, उसे ही काष्ठ या लकड़ी या वुड बोला जाता है। वह काष्ठ जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इमारती काष्ठ कहते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि इमारती काष्ठ किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे ऐसी काष्ठ जिससे, काष्ठ का मतलब लकड़ी, ठीक है, ऐसी लकड़ी या ऐसा काष्ठ जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां बनाई जाती है उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। कुछ प्रमुख इमारती काष्ठ उत्पादक वृक्ष इस प्रकार है, जैसे पहला एग्जाम्पल है सागवान। सागवान जो है इसके पौधे इमारती लकड़ी के लिए फेमस है, यानी इसके जो पेड़ होते हैं इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस, क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरा है साल, साल का जो वृक्ष होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है शौरिया रोबस्टा, शौरिया रोबस्टा। उसके बाद थर्ड अगर देखा जाए शीशम, तो शीशम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है डेलबर्जिया सिसु, ध्यान से सुनिएगा, डेलबर्जिया सिसु। नेक्स्ट अगर देखा जाए रोहिड़ा या मारवाड़ का जो सागवान बोला जाता है जिसको, ठीक है, रोहिड़ा या फिर मारवाड़ का सागवान, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टैकोमेला अंडुलेटा, ध्यान से सुनिएगा, टैकोमेला अंडुलेटा, ठीक है, ये क्या है, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगर देखा जाए खेजड़ी, जो कि हमारा राज्य वृक्ष भी है, ठीक है। सो खेजड़ी जो है इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया,
अब ये नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए देवदार की लकड़ी भी उपयोग की जाती है, तो देवदार का जो वृक्ष है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीड्रस देवदारा, सीड्रस देवदारा। तो यहाँ पर हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर हमने कुछ पादपों के आर्थिक महत्व समझे हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होगा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पादपों का जंतुओं के आर्थिक महत्व को समझेंगे, जहाँ पर हम रेशम कीट पालन और इत्यादि इत्यादि पर जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपको इतनी छोटी सी क्लास इसलिए दी जा रही है कि आप इस क्लास को कम से कम 3 से 4 बार देखें, सामने बुक रखें और इसको 3 से 4 बार सुने। हाँ, थोड़ा सा आपको एक ये कह सकते हैं कि नाम जो है थोड़े से हार्ड तो लगेंगे, लेकिन याद तो आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे? अगर ये संघर्ष इतना ही आसान होता तो हर कोई फिर मेरिट ले ही लेता ना, है ना। तो अगर हमें संघर्ष करना है, अगर हमें जीतना है, तो यानी कि अगर हमें मेरिट लेनी है, अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो हमें इनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।